नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम कानून की आवाज़ में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम मुल्क की मुमताज़ वकील मोहतरमा फ़िज़ानी हुसैन से बात करते हैं और आपके जो कानूनी मसाइल होते हैं या कानून के जो दफ़ात होती हैं या सेक्शंस होते हैं उस पर हम बात करते हैं। और ख़ास तौर पर आपने देखा कि किस तरह पिछले एपिसोड्स में हमने मेंटेनेंस यानी नाम नफ़े से लेकर आपने देखा कि दूसरे मसाइल पर, ख़ास तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस पर या 498 की के बारे में भी हमने बात की है। और आपको बता दूं कि आज जो सुलगता हुआ मसला लेकर हम आपके सामने आए हैं वो है तलाक। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में ट्रिपल तलाक यानी तलाक़ सलासा को जुर्म करार दिया गया है। और अगर कोई शख्स एक ही नशिस्त में अपनी बीवी को तलाक देता है, चाहे वो यानी ज़बानी तलाक दे या चाहे ईमेल्स के ज़रिए तलाक दे या फिर कोई मैसेज के ज़रिए तलाक दे, तो फिर समझिए कि उसकी खैर नहीं है, उसे 3 साल यानी सज़ाए कैद सुनाई जाएगी और फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि उसका मुस्तकबिल तबाह व बर्बाद होकर रह जाएगा। लेकिन जहाँ तक तलाक का सवाल है तो आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर जो शहरी इलाके हैं, तलाक की जो शरह है वो 30% से लेकर 40% हो गई है और ये बढ़ती ही जा रही है। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि हिंदू भाइयों में ये तलाक की शरह बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जहाँ तक तलाक का सवाल है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मियाँ बीवी को अलग करना शैतान का सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम है। और आपको ये भी बता दूं कि हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा अमल तलाक है और तलाक का मतलब है खोना और तोड़ना है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि तलाक इंतहाई नापसंदीदा अमल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है और आप ये भी देखेंगे कि हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ने रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बग़ैर किसी वजह के अपने खाविंद से तलाक का सवाल करे तो उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि तलाक की जब बात आती है तो मर्द भी उसके लिए ज़िम्मेदार होता है, औरत भी उसके लिए ज़िम्मेदार होती है। लेकिन अगर दोनों अब बड़े बुजुर्गों की बात मान लें और दीन पर चलें तो यकीन मानिए ज़िंदगी में खुशियाँ की खुशियाँ होती हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं मोहतरमा फ़िज़ानी हुसैन की तरफ और उनसे सवाल करते हैं। पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में जी। और दूसरी अहम बात जो मैंने आपसे सवाल करना है वो ये है कि तलाक की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी वजह बता दें आप। देखिए, एक तो ईगो आजकल लोगों में आ गई है। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस करा था, हाँ है ना, मर्दों पे स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है ना, और दोनों पार्टीज में बर्दाश्त खत्म हो गया है। मर्द जो है अपने घर वालों के कहे पे चलते हैं, जरा सा झगड़ा हुआ, बीवी झगड़ के मायके पहुंच गई और फिर उनके जो घर वाले हैं छोटे से मसले को बजाय सुलझाने को, बजाय अपनी बेटी को वापस भेजने को, वो जो है उल्टा उनको उकसाते हैं। तो छोटा सा जो झगड़ा है वो इशू में बदल के फिर कोर्ट कचहरी थानों तक पहुंच जाता जी जी जी। है ना। और औरतों को तो फिर उनके घर वाले यहाँ तक प्रोवोक कर देते हैं कि वो पूरे पैकेज में चल पड़ती हैं कि सबसे पहले 498 जाके दाखिल करती हैं, फिर उसके बाद में जो है डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट दाखिल करती हैं, फिर मेंटेनेंस का 125 CRPC का दाखिल करती हैं, जिनके सेक्शन सब बदल गए हालांकि, और उसके बाद में साथ में डिवोर्स। अल्टीमेटली वो ये नहीं देखती कि आपने भी इतने मेहनत से ये घर बनाया है ना, बच्चों का क्या होगा, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो घर बनाने के बजाय तोड़ने की तरफ लोगों के, खानदान वालों के, जानने वालों के उकसाए में आके दोनों पार्टीज को नहीं जाना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ तक मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज ऑब्लिक ऑर्डिनेंस 2018 का सवाल है तो उस बारे में आप हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें बताइए। जी जी। देखिए, सबसे पहले तो खास तौर पर मुस्लिम मैरिज एक्ट का जो, जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले एक इसमें शेयर पढ़ना चाहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा गया था ट्रिपल तलाक के जजमेंट में। जी, तलाक दे तो रहे हो इताब व कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो इताब व कहर के साथ, मेरी जवानी भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। जी जी जी। ठीक है। तो जब 1985 में शाबानो केस हुआ था उस समय भी उनको समझिए 43 इयर्स की शादी चली थी उनकी। अच्छा, है ना। जी जी। और फिर अहमद खान वर्सेस शाबानो केस हुआ और उसमें शाबानो को उन्होंने मेहर देके और इद्दत का थोड़ा सा खर्चा देके आप समझिए निकाल दिया। उनकी उम्र रही होगी 60+ की। अब इस उम्र में वो कहाँ जाती जबकि उनके बीच में जवान 5 बच्चे भी हो गए थे। जी जी।
फिर पहले ट्रायल कोर्ट ने 25 रुपए का उनका मेंटेनेंस तय करा, फिर वो हाई कोर्ट अपील में आई तो 129 रुपीस मेंटेनेंस तय हुआ। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आती हैं 1985 में, और फिर नहीं, उनके हस्बैंड चैलेंज करते हैं कि 125 बहुत है, 129 रुपीस। फिर वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं और तब शाबाना केस जो है वो डिसाइड होता है 5 जजेस की बेंच से, और फिर ये आता है कि नहीं, मुस्लिम औरतों को भी जब तक वो जीवित हैं या जब तक दूसरी शादी ना कर लें और वो मेंटेनेंस की हकदार हैं, जी जी जी, सो उनका मेंटेनेंस जो है बांधा जाता है उस समय। वो समय का जजमेंट था। अब आया शायरा बानो केस जो अभी 2017 में आया है, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि ट्रिपल तलाक के बारे में बात कही है और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है ये, और इसमें उन्होंने कहा है कि ट्रिपल तलाक जो भी मर्द देगा वो बैन कर दी है, और अगर फिर भी अगर देगा तो 3 साल की सज़ा उसको होगी, और ऐसी सूरत में जो है बच्चों की कस्टडी माँ को दे दी जाएगी। और अब ये समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें सेक्शन कह रहा है क्लियर कट कि हस्बैंड से जो है कोर्ट जो है बच्चों के लिए और बीवी के लिए जो है मेंटेनेंस अमाउंट बांधेगी, ठीक है। अगर हस्बैंड जेल में ही चला गया 3 साल की सजा काटने जो उसने ये करा है, तो फिर वो मेंटेनेंस अमाउंट कहाँ और कैसे देगा, है ना। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये डिफिकल्टी आ सकती है। जी जी। लेकिन उसके बाद आप ये समझिए जो हमारा पहले से चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, है ना, इसमें एक खामियां है। सबसे पहले तो एक्ट अपने व्यूअर्स को दिखा दें, इसमें वुमेन वर्ड, जी हाँ, वुमेन वर्ड यूज करा गया है। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जो ट्रिपल तलाक के बाद में आया है, ठीक है। और ये शेर जो था ये 1985 में शाबानो केस में भी पढ़ा गया सुप्रीम कोर्ट में, और शायरा बानो केस में 2017 में भी पढ़ा गया। ये उन औरतों के लिए स्पेशली कहा गया जो 7 साल 10 साल 20 साल अपने किसी भी शादी को देती हैं, और फिर उनको एक तरफा ट्रिपल तलाक, मान लीजिए शोहर से झगड़ा हुआ किसी गुस्से में आके, है ना, किसी बात पे वो गुस्सा आ गया उनको, झगड़ा इतना बड़ा कि उन्होंने वहीं तलाक तलाक कह दिया, और वो बेचारी 20 साल की शादी के बाद अब कहाँ जाए रातों रात। तो इसलिए ये पढ़ा गया था कि मेहर तो आप दे दोगे, लेकिन जो मैंने पूरी अपनी जवानी तुम्हारे घर को बनाने में लगाई, तुम्हारे बच्चों को पालने पोसने में लगाई, तो वो भी तो साथ में कहाँ लौटा दो, है ना, कैसे लौटा सकते हो। सो उस पे ये है। अब आते हैं ये जो हमारा पूरा पहले से चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1939 जो शुरू से चला आ रहा था। इसमें ये प्रॉब्लम है, देखिए सेक्शन 2 ये कहता है, थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ना चाहेंगे, जिसमें कि ग्राउंड्स हैं कि किस किस ग्राउंड पे जो है मुस्लिम वुमेन जो है डिवोर्स ले सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट में जो हिंदूज हैं उनके ग्राउंड्स थोड़े फर्क हैं हिंदू वुमेन के, ठीक है, और हिंदू मैन के, उनके ग्राउंड्स डिवोर्स के थोड़े अलग हैं, हमारे थोड़े अलग हैं, है ना। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इन्होंने सरकार की तरफ से ये वर्ड यूज करा गया, ए वुमेन मैरिड अंडर मुस्लिम लॉ शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज ऑन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स नेमली। इस तरह से जो है 9 ग्राउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब बहुत, चलिए मुस्लिम मैन के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले मुस्लिम वुमेन को डिस्कस कर लें। पहला ग्राउंड इसमें बहुत ही, जिनकी बहुत ही पिटीफुल कंडीशन है, जो बहुत खराब हालात में औरतें हैं, वो ये लिए गया है दैट द वेयर अबाउट्स ऑफ द हस्बैंड हैव नॉट बीन नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। सो ऐसी हमारी जो बहनें हैं, जो औरतें हैं कि जिनके शौहर मान लीजिए कहीं चले गए हैं, है ना, और बिना बताए चले गए हैं, और उनको इस बारे में औरतों को अब नहीं खबर है कि वो कहाँ रह रहे हैं, क्या है, 4 साल हो गए और अता पता कुछ नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो जो है तलाक डाल सकती हैं। अब तलाक में जो होता है मियाँ बीवी का नाम लिखा जाता है, हस्बैंड का अता पता नहीं है, तो सर्विस किस पे कंप्लीट हो, है ना। जब तक सर्विस नहीं कंप्लीट होगी तो कोर्ट भी ऑर्डर पास करने में थोड़ा वो डिले करेगी। सेक्शन 3 इसका कहता है, in a suit to which clause of section 2 applies, notice to be served on heirs of the husband when the husband's whereabouts are not known। मतलब हस्बैंड के रिश्तेदारों के आप ऊपर आप कोर्ट की नोटिस सर्व करा सकते हैं अगर हस्बैंड का अता पता नहीं है, बिल्कुल ही लापता हो गया है, ठीक है। तो उसमें हस्बैंड के जो रिश्तेदार हैं उनका किसका नाम दिया है, चाचा का, ताया का और ब्रदर ऑफ द हस्बैंड। अच्छा, भाई तो, का, हाँ, तो शौहर के भाई। आप रोकेंगे, मैं फिर बात करेंगे, अपन उसी पर बात करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ तक 4 साल की जो मुद्दत बताई गई है कि हस्बैंड अगर गायब रहता है तो फिर ये इम्कानात बढ़ जाते हैं कि औरत के लिए तलाक हासिल करना बिल्कुल आसान हो जाता है, ये बताया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे वाक़यात हिंदुस्तान में हैं?
देखिए पेश आ रहे हैं? बिल्कुल बहुत से हो रहे हैं और हुए भी हैं इससे पहले भी। अगर हम लोगों ने देखे तो कुछ जी। तो जानबूझ के हस्बैंड बीवी यहाँ पे छोड़ दी, सऊदी अरेबिया गए। अच्छा। शुरू में तो खतोखताबत हुई, महीना जी। 2 महीना उन्होंने खर्चा भी भेजा। जी। अगर वहां जाके उन्होंने दूसरी शादी कर ली है तो यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं रखा जी। कि मैं तो अब वतन भी नहीं लौट के जाऊंगा, यहाँ आराम से रहूंगा। और यहाँ बेचारी बीवी रो रही है, उसे कुछ अता पता ही नहीं है। जी। तो अगर 4 साल तक उसको कुछ नहीं अता पता लगता है और वहाँ जो आपको एड्रेस वो दे के गए थे वो भी एड्रेस बदल लिया है ना, तो ऐसे में डिफिकल्टी आ रही है। आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही अब नहीं आने की नामुमकिन बात है कि वो नहीं आएंगे लौट के, तो आप डिवोर्स लेना चाहती हैं ऐसे में कि भाई चलो अलगाव कर लूँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करूँ, नया कुछ गोल सेट करूं, तो इस तरह से आप 4 साल के बाद जो है फाइल कर सकते हैं पिटीशन। जी। एक सवाल हम ये करते हैं कि पहले जो जिस तरह के नुकात आपने बयान किए हैं उस पर हम बात करते हैं। जैसा कि कानून हमने बताया है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज और ऑर्डिनेंस जो है 2018 का, और उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है तलाक सलासा को। तो आप ये बताइए कि 3 साल की सज़ा होने वाली है शौहर को अगर कोई एक साथ 3 तलाक देता है, तो क्या हुकूमत उसकी बच्चों की देखभाल करेगी या अदालत करेगी? इसी पे थोड़ा कंफ्यूजन है, जैसा कि अभी हमने फरमाया। और सेक्शन 5 जो है इनका क्लियर कट कहता है कि without prejudice to the generality of the provisions contained in any other law for the timing in force, a married Muslim woman upon whom talaq is pronounced, जिस पे ये ट्रिपल तलाक गलती से दे दी गई है, shall be entitled to receive from her husband such amount of subsistence allowance for her and dependent children। लेकिन हस्बैंड जेल में है तो कौन देगा? वही तो हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आएगी। हाँ, लेकिन उसके बारे में इसमें क्लियर नहीं करा है। तो आप लोग की जो फ्रैटर्निटी है यानी लीगल फ्रैटर्निटी जो है, क्या उसने हुकूमत को ये गलती नहीं दिखाई? देखिए इसमें तो अभी इस एक्ट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने हैं, अमेंडमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि इस एक्ट में जो है वुमेन वर्ड सब जगह यूज करा गया है। अगर कोई मुस्लिम मर्द तलाक लेना जाए तो वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, उसके राइट्स के बारे में या वो किस सेक्शन में तलाक अप्लाई करेगा ये भी नहीं कहा है। ठीक है, अगर मर्द को जेल इन्होंने रातों रात भेज दिया कि उसने ट्रिपल तलाक दी है तो उससे तो नेचुरली मेंटेनेंस अमाउंट निकलवाना मुश्किल है, और वो भी सोचेगा जब जेल ही चला गया तो मेंटेनेंस दो ही क्यों, इससे तो थोड़ी और जेल काट लूंगा। भैया अगर आप मेंटेनेंस अमाउंट नहीं देंगे तब भी तो कोर्ट सजा ही सुनाती है ना, तो वो सोचेगा जेल चला ही गया तो क्यों दूंगा। तो उस सूरत में भी एक सेक्शन इसमें देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी क्लैरिफाई करना चाहिए, बाय एक्ट आना चाहिए, स्टैट्यूट के थ्रू आना चाहिए कि उस सूरत में कहाँ से मेंटेनेंस होगी, या तो सरकार की तरफ से आए। और वैसे अदरवाइज हम देखा जाए तो ये देखा गया है कि मुस्लिम वुमेन जो है जिनको कहीं से कोई भी किसी तरह की हेल्प नहीं है तो वो अपने जो उनका स्टेट का वक्फ बोर्ड लगता है वहां पर भी एप्लीकेशन दे सकती हैं, वहां से भी उनको हेल्प आ सकती है। अच्छा। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक तलाक का सवाल है ये बहुत ही नापसंदीदा अमल है अल्लाह की नज़र में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में भी, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस हैं जिसमें तलाक को इंतहाई नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। तो बहरहाल एक बात जहाँ तक हमारे मुल्क का सवाल है तो आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान में हर 100 जोड़ों में एक तलाक ज़रूर होती है, जबकि अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो 50% जो जोड़े होते हैं वो तलाक हासिल कर लेते हैं या फिर तलाक के सूरत हाल पैदा करते हैं। तो आप ये बताइए कि तलाक औरत के लिए फ़ायदा बख्श है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो दौलतमंद होते हैं उनकी बीवियां तलाक लेती हैं और उन्हें अच्छा खासा मुआवजा मिलता है, तो ये एक पैसे कमाने का जरिया नहीं हुआ? बिल्कुल, पहले तो औरतों की मदद के लिए ये सारे कानून बने थे जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है, लेकिन अब इतने सारे राइट्स उनको 498 और डोमेस्टिक वायलेंस 125 सीआरपीसी प्लस इसमें भी मेंटेनेंस, तो इस तरह से अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग जो हैं औरतों की साइड से उनकी फैमिलीज की तरफ से एक एक्सटॉर्शन, लीगल एक्सटॉर्शन टूल बन गया है, मतलब अंडर द गार्ब ऑफ लॉ, है ना, लॉ के पीछे आकर वो मनी एक्सटॉर्ट कर रही है बेसिकली, है ना, 50 लाख दे दो, 25 लाख दे दो, 30 लाख दे दो, तब मैं एग्रीमेंट पे साइन करूंगी, नहीं तो खिंचता ही जाएगा मामला। 10-10 साल केसेस चल रहे हैं इस तरह से, है नहीं। लेकिन एक बात है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने जैसा कि औरतों के बारे में कहा कि पैसे दे दो, इतने पैसे, लेकिन बाज़ मर्द हजरात के बारे में भी ये इतलात मिल रही है कि खातून अगर वो तलाक लेना चाहती है, बहुत ही परेशान है, उसे तलाक नहीं देते और वो मजबूरन खुला लेने पर यानी की तरफ जाती है। जी,
देखिए खुला का तो हमारी शरीयत में भी जी, है ना राइट, और कोर्ट की तरफ से भी ये स्टैट्यूट में भी जो है, एक्ट में भी है, इसमें भी काफी राइट्स वुमेन को दे रखे हैं। सो ये कुछ एक राइट्स इनको बता देते हैं। जी, दैट द हस्बैंड हैज नेग्लेक्टेड और फेल्ड टू प्रोवाइड फॉर हर मेंटेनेंस फॉर पीरियड ऑफ 2 years। एक अगर मिनट, आपने बताया है कि हस्बैंड अगर 2 साल तक नानो नफका नहीं देता है जी। जी, तो आप तलाक फाइल कर सकती हैं अगर जी। आपकी इच्छा है तो। जी, जी। दैट द हस्बैंड हैज बीन सेंटेंस्ड फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और अपवर्ड्स। जी, जी। अगर आपके शोहर को किसी भी, मान लीजिए वो मुल्जिम नेचर का है और क्रिमिनल ऑफेंसेस करता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसकी, और कोई कोर्ट उसको 7 साल की सजा सुना देती है या 10 साल की सुना देती है या मान लीजिए उम्र कैद सुना देती है, और आपको भी लगता है कि वो गलत था, तो आप अपना रास्ता अलग कर सकती हैं। उस सूरत में भी इस ग्राउंड पे आप तलाक डाल जी, सकती हैं। हाँ। उसके बाद आता है दैट द हस्बैंड हैज फेल्ड टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल कॉज हिज मैरिटल ऑब्लिगेशंस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। जो शादीशुदा जिंदगी होती है, जो जी, उसके एक जो फराइज हैं जी जी जो फराइज हैं, अगर 3 साल तक हस्बैंड नहीं अदा करता है आपकी तरफ, तो आप उस ग्राउंड पे भी तलाक डाल सकती हैं। जी, ठीक जी, है। जी। उसके बाद आया दैट द हस्बैंड वाज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड कंटिन्यूज टू बी सो। जी, जी। कि वो अगर बच्चे नहीं पैदा कर सकता, इस तरह के कोई उनके में कोई बीमारी है, तो आप उस ग्राउंड पे भी तलाक ले सकती हैं। जी हाँ, जी हाँ। है ना। ये ग्राउंड खैर हिंदू मैरिज एक्ट से सेम है इसमें। जी, जी। That the husband has been insane for a period of 2 years or is suffering from a virulent disease। अच्छा, अगर जी। कोई इनको घातक डिजीज है, मान लीजिए एड्स के पेशेंट हैं, है ना, या इस तरह का कुछ भी आप कह लीजिए, या जी, जी। लेप्रेसी है, ठीक है, जिसमें आप उनके साथ नहीं बिल्कुल यानी गुजर कर वीडीआरएल सकती। वीडीआरएल का, जी, जी। हाँ, और या फिर वो इंसेन है कि मतलब दिमागी तौर जी हाँ, पर जी ठीक हाँ। नहीं है, अगर 2 साल तक वो इंसेन रहे, तो आप इस ग्राउंड पे भी तलाक डाल सकती हैं। जी, जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स जी। आपने बताई हैं। जी, जी। उसके बाद कहते हैं that she having been given in a marriage by her father or other guardian before she attained the age of 15 years, repeated the marriage before attaining the age of 18 years। ठीक है। अगर आपकी 15 साल पे शादी जो है आपकी मर्जी पूछे बगैर आपके भाई ने, घर वालों ने या फादर ने आपकी शादी कर दी है, जो कि अल्लाह की तरफ से भी हुक्म है, क्योंकि इसीलिए हम लोग में निकाह के टाइम कबूल है कबूल है कबूल है कहते जी हाँ, हैं, बहुत ही क्योंकि अच्छा। लड़की की मर्जी जानना बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अक्सर हम लोग प्रैक्टिकली अगर देखें तो घर वाले जो है फोर्सिबली भी मैरिज करा देते बहुत हैं। गलत बात है तो। हाँ, जी, जी। तो जब आप 18 साल की हो जाती हैं और आपको वो वाक़या याद होता है कि मुझे ज़बरदस्ती शादी में मेरी मर्जी के बगैर बांधा गया है, जो कि ना हमारा मजहब अलाउ करता है ना कानून अलाउ करता है, तो आप उस ग्राउंड पे भी तलाक डाल सकती हैं। जी, जी, अब जी। आते हैं खुला की तरफ, जो आपका क्वेश्चन था, जी, है ना। उसमें क्या होता है कि देखिए लड़की अगर चाहे तो खुद से भी डिवोर्स फाइल कर सकती है, और उसमें खुला में उनको ये होता है, बाकी सारे डिवोर्स तरह के जितने भी ग्राउंड है, इसमें तो हस्बैंड की तरफ से आपको एक नॉमिनल मेंटेनेंस अमाउंट मिलेगा, लेकिन अगर आपने खुला लिया है तो आपको अपना मेहर अमाउंट छोड़ना पड़ेगा। जी, जी हाँ, जी और बिल्कुल। आपको मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा, जी, है ना, जी। किसी भी तरह का नहीं मिलेगा। तो खुला में ये है कि आपको अपने राइट्स छोड़ने पड़ेंगे, जी। है ना। और एक और मेजर डिफरेंस है हिंदू मैरिज एक्ट और इसमें देखा जाए हमारे मुस्लिम मैरिज एक्ट में। जी, जी, जी। वो डिफरेंस ये है कि हिंदूज के सेक्शन 25 में हिंदू मैरिज एक्ट में उनको ना एलिमनी मेंटेनेंस अच्छा तो मिल ही रहा है, अच्छा। है ना, बच्चे और बीवी हाँ। को मेंटेनेंस तो आना मिल ही रहा है। एलिमनी उनको एक चीज दी गई है। एलिमनी ये होता है एक लमसम अमाउंट। अच्छा। ठीक है, जी, डिवोर्स जी। के टाइम किसी को 20 लाख, किसी को 10 लाख, इस तरह से, क्योंकि वो माना जाता है कि इतने पीरियड, इतने साल आपने शादीशुदा जिंदगी को दिए हैं, बनाया घर को, प्लस आगे अगर आपकी शादी ना हो सकी तो जिंदगी एक तरह से बर्बाद हो गई, और प्लस ये कि जो आप स्त्री धन आर्टिकल्स वगैरह दहेज जो भी लाई जी, थी, जी। या जो भी आपने खर्चा किया शादी में इतने साल, तो सबका एक कोर्ट एक असेस करके एक लमसम अमाउंट भी दे देती है एलिमनी। एलिमनी का प्रोविजन जो है हमारे मुस्लिम मैरिज एक्ट में नहीं दिया गया है। जी, जी। शायद वो इस वजह से नहीं दिया गया क्योंकि इसमें कंपलसरी कर दिया गया है कि जो भी, अब तो ट्रिपल तलाक कोर्ट से ही देंगे, है ना, जी हाँ, तो जी। कोर्ट को जो भी अप्रोच करेगा तो उसको जो है 3 में ये मेहर का अमाउंट जरूर देना होगा। तो जी, जी। हमारे में वो कह लीजिए चूंकि मेहर का अमाउंट है उसी को उन्होंने एलिमनी समझ लीजिए, है ना। बट ये फर्क है कि मेहर का अमाउंट 20 साल पहले अगर 10 साल बांधा गया था, तलाक मिल रही है 20 साल बाद, तो 10 साल में बेचारी का क्या होगा। इसीलिए हम लोग को बस एड ऑन ये फैसिलिटी दे दी कि आपको मंथली मेंटेनेंस मिलेगा और बच्चे को भी मंथली मेंटेनेंस मिलेगा जब तक कि आपकी दूसरी शादी नहीं हो जाती या जब तक आप जीवित हैं। अच्छा, एक बात ये है कि म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में आप क्या कहती हैं? जी,
उसके बारे में बताइए हमारे अच्छा। नाज़रीन को जी। म्यूचुअल डिवोर्स, देखिए म्यूचुअल डिवोर्स का जो है हिंदू मैरिज एक्ट में तो प्रोविजन है, वहाँ पे ये 2 मोशंस में हो जाता है अच्छा। कि पहली डेट पे दोनों पार्टीज जाती हैं, अपना एग्रीमेंट दोनों म्यूचुअली साइन करती हैं, जो भी उनकी आपस की कंडीशंस होती हैं उन जी, पे जी। लॉयर्स बैठ के बनवा देते हैं, हाँ, ठीक है। और कोर्ट के सामने प्रेजेंट करती हैं, कोर्ट दोनों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती हैं और देखती है कि कोई प्रेशर तो नहीं है, किसी इन्फ्लुएंस में आके तो ऐसा फैसला नहीं करा है, और उस समय फिर रिकॉर्ड कर देती हैं। फिर उनको 6 महीने का सोचने का, जिसको हम लोग कूलिंग ऑफ पीरियड कहते जी। हैं, तो सोचने का वक्त दिया जाता है कि 6 महीने में शायद ये अपना फैसला बदल लें। जी, जी। लेकिन अगर 6 महीने बाद भी वो जो है अपने फैसले पे अटल रहते हैं तो कोर्ट उनके जो बयान ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो पिटीशन सामने है उनकी और एग्रीमेंट जो उन्होंने साइन करा है, उसके बेसिस पे उनको म्यूचुअल डिवोर्स की डिक्री पास कर देती है। जी। अब ये फर्क है, जो हमारा मुस्लिम मैरिज एक्ट है इसमें कहीं म्यूचुअल डिवोर्स का कंसेप्शन नहीं है, अच्छा। नहीं दिया है। सो इस पे जो है 2 बातें कहेंगे। सबसे पहले तो ये आपको जजमेंट दिखाएं, ये है कर्नाटका हाई कोर्ट का है और जजमेंट का नाम है शबनम परवीन अहमद वर्सेस नील। ये अभी जी, जी। लेटेस्ट जजमेंट है 26 मार्च 2024 का। और भी बहुत सारे हर हाई कोर्ट दे रही हैं, अब तो आ गए हैं इसमें जजमेंट्स। और इसमें ये कहा गया है कि सेक्शन 7 फैमिली कोर्ट एक्ट, जी, जी। इसमें फैमिली कोर्ट एक्ट है, इधर से भी आपको शो कर दें, ये फैमिली कोर्ट एक्ट है, ठीक है। इसमें सेक्शन 7A जो है उसमें ये कहा गया है कि एनी पर्सन, वर्ड यूज करा गया है, थोड़ा सा पढ़ दें इसकी लैंग्वेज। ए सूट और प्रोसीडिंग बिटवीन द पार्टीज टू अ मैरिज, तो पार्टीज का वर्ड यूज करा है तो ये यूनिफॉर्म एप्लीकेबल है, यानी फरीकैन कहते हैं उसे। जी, मतलब जी। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 7(1)A में आप डाल सकते हैं म्यूचुअल डिवोर्स और उसमें कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप दोनों ने बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी प्रेशर के, किसी तरह का कोई कॉन्नाइवेंस नहीं है और ये साइन करा है और हमारे लिए डिवोर्स की डिक्री अनाउंस कर दी जाए, डिक्लेयर कर दी जाए, तो कोर्ट सेक्शन 7(1)A में फैमिली कोर्ट ही जाना होगा, सेम कोर्ट होगी, उसमें एंटरटेन करके आपको म्यूचुअल डिवोर्स की डिक्री ग्रांट करेगी, जो कि ये इस जजमेंट में भी ग्रांट करी गई है। और बहुत सारे जजमेंट्स हैं वैसे। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक तलाक़ का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह मोदी हुकूमत ने तलाक़ सलासा पेश किया। हालांकि मुस्लिम ख़वातीन ने उसकी शिद्दत से मुखालिफत की थी, लाखों की तादाद में मुस्लिम ख़वातीन सड़कों पर आई थी, एहतजाज किया था। और उसे आपको बता दूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में यानी आप देखेंगे शरीयत में मुदाखलत करार दिया था। लेकिन मोदी हुकूमत किस तरह का रवैया रखती है आप ये अच्छी तरह जानते हैं, उसकी नीयत, उसके इरादे, उनके बारे में भी आज अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल आर्टिकल 44 जो एक्शन सिविल कोड की वकालत करता है, उसके तहत ये कार्रवाई की गई थी और उसी की जानिब मैं समझता हूँ कि एक बढ़ता कदम था। लेकिन अफसोस की बात है, वृंदावन से लेकर आप कहीं और भी जाएं तो हिंदू बहनों की जो बेवा बहनें हैं उनकी हालत इंतहाई ख़राब है। ना उनको खाना दिया जाता है, ना पीना दिया जाता है, यानी आप देखेंगे कि बराए नाम खाना दे दिया जाता है। उन्हें ना ये प्याज दी जाती है, ना अदरक दी जाती है, ना उन्हें कोई यानी क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाएँ दी जाती है और उन्हें वहीं पर बेरहमी से छोड़ दिया जाता है। हुकूमत उस बारे में कोई बिल नहीं बनाती कि जो इस तरह की हमारे हिंदू बहनें हैं उनकी मदद करें। हुकूमत उस तरह वो बिल नहीं बनाती है, ख़ास तौर पर जो हमारी हिंदू बहनें अपने भगोड़े शौहरों से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, जो भाग कर चले जाते हैं। जबकि आप देखेंगे कि ये वाज़े तौर पर कहा गया है कानून में, अगर शौहर पागल है या फिर अपने यानी जो शादीशुदा फ़राइज़ अंजाम देने से कासिर है या फिर कुछ बीमारियों का शिकार है या फिर वो लापता है 4 साल तक, तो खुद ब खुद तलाक हो जाती है। उसके बावजूद भी हमारे हिंदू बहनों को इंसाफ नहीं मिलता और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुस्लिम बहनों की तरफ देखती है, लेकिन उनके बेटों के, उनके शौहरों के, उनके बाप की ज़िंदगी बचाने में यकीन नहीं रखती, जिन्हें कभी मुख्तलिफ बहानों से, कभी जानवर के बहानों से, तो कभी आप देखेंगे कि लैंड जिहाद के बहानों से, कभी यूपीएससी जिहाद के बहानों से, यानी हर किसी न किसी बहाने से उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। पहले तो गोदों को बचाइए, उसके बाद सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल एक सवाल, बहुत सुलगता सवाल आजकल है कि बाद शौहर इस कदर ख़तरनाक होते हैं, इस कदर गलत रवैया अपनी बीवियों से अपनाते हैं कि वो बीवी को तलाक नहीं देते। लास्ट ग्राउंड इसमें कवर करते हैं, ठीक है, दैट द हस्बैंड ट्रीट्स हर विद क्रुएल्टी। अगर किसी भी तरह की उन पे क्रुएल्टी करती हैं तो वो उस तरह पे भी, उस पे भी डिवोर्स डाल सकती हैं, ठीक है। और एक और स्पेशल इसमें राइट दिया गया है, इफ ही हैज मोर वाइफ्स देन वन, एक से ज्यादा है, does not treat her equitably in accordance with the injunctions of the Quran। कुरान पाक में जैसा कहा गया है कि आप अपनी 4 बीवियों को या 2 हैं या 3 जितनी भी हैं तो उनके साथ एक सा बर्ताव रखें। यदि वो एक सा बर्ताव नहीं रख पा रहे हैं और किसी के शौहर ने दूसरी शादी कर ली है और आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो आप उस ग्राउंड पे भी डाल सकती हैं, है ना। सो और इसके अलावा भी कहा है कि अगर मुस्लिम लॉ में कोई और भी ग्राउंड डिवोर्स का बनता है तो वो उस पर भी डाल सकती हैं। अब आ जाते हैं उन बहनों की तरफ, उन औरतों की तरफ में जिनके सपोज जो हस्बैंड्स हैं वो बाहर चले गए, सपोज
जी हाँ, NRIs के लिए, हाँ। हाँ, NRIs अब चले गए, अब बीवी को यहाँ बता के गए हैं कि मैं इस जगह रहूंगा, इस जगह रहूंगा। जी जी। कुछ दिनों बाद उन्होंने हाँ हाँ। नेग्लेक्ट कर दिया, कुछ अता पता नहीं है उनका, कोई राब्ता घर वालों से नहीं रख रहे हैं, बीवी जी जी। बच्चों से नहीं रख रहे हैं, ना उनको कोई खर्चा माना भेज रहे हैं। अब कुछ साल हो जाते हैं, बीवी इंतजार करते करते थक जाती है, आफ्टर ऑल वो भी इंसान है, तो जी हाँ, ऐसी जी हाँ। सूरत में क्या करें। अब ये सारे ग्राउंड्स दे ही दिए हैं कि 4 साल से नहीं आता पता है तो आप फाइल कर सकती हैं। मान लीजिए वो कोर्ट में डिवोर्स डालने जाती हैं, अब सवाल ये उठता है कि जब हस्बैंड का एड्रेस ही नहीं पता, वो NRI है, यूके में कहाँ रह रहा है या USA में कहाँ रह रहा है या दुबई में कहाँ रह रहा है, बेचारी को एड्रेस नहीं पता है, तो सर्विस कहाँ हो एड्रेस जी हाँ, की, जी है हाँ। ना। इस पे जो है हमारी होम मिनिस्ट्री में, हमारी सरकार की तरफ से जो है ना स्पेशल सर्कुलर निकाला गया है कि किस तरह से होगी इसकी सर्वे। इसका थोड़ा सा पढ़ देते हैं, जी जरूर, है ना। हाँ। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये बहुत सुलझता circular मसला आया है ये। जी। सो आपको दिखाना चाहेंगे, अब इसमें इन्होंने क्लियर करा है क्लॉज 3A में, इसको थोड़ा सा कहना पढ़ना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। All requests for service of summon, notices, judicial processes on persons residing abroad shall be addressed to the Under Secretary Legal Division, Ministry of Home Affairs, 9th floor, Lok Nayak Bhavan, New Delhi 11003. All requests shall be forwarded through post only with a covering letter from the registrar/court official giving the following information. ठीक है, तो जिस भी कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है वहाँ पे एक एप्लीकेशन लगाइए और बोल दीजिए कि भाई NRI है तो मुझे उनके वेयर अबाउट्स वगैरह नहीं पता है, इसलिए मुझे परमिशन दी जाए कि मैं मिनिस्ट्री के थ्रू, जी है ना, ये सर्कुलर की कॉपी आप लगा सकते हैं कि ऐसे से इशू हुआ, हम लोग को डायरेक्शन से गाइडलाइंस इशू हुई हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ ऊपर कहा गया है कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस रेफर टू इन लेटर सो एंड सो, नंबर दे रखा है इसमें लीगल सेल रिगार्डिंग सर्विस ऑफ समन, नोटिसेस, जुडिशियल प्रोसेस ऑन पर्संस रिसाइडिंग अब्रॉड। इसकी कॉपी जो है हम लोग आखिर में स्कैन करके भी डाल देंगे सो दैट हमारे व्यूअर्स को बाद में भी हेल्प मिल सके जो लोग सफर कर रहे हैं इस तरह से। सो जिस भी कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है वहाँ पे आप एप्लीकेशन कोर्ट के सामने लगाइए, सर्कुलर की कॉपी लगाइए, और इनको कोर्ट को रिक्वेस्ट करी गई है, मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट करी है कि कोर्ट की तरफ से जो है उनको बाय पोस्ट कोर्ट का नोटिस जैसे या कोर्ट का समन वो लगा के, कॉपी लगा के, और बाय पोस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर सेक्रेटरी लीगल सेल उनको भेज दिया जाए। वहां से वो डायरेक्ट भी भेज सकते हैं कंसर्न एम्बेसी को, जो US एम्बेसी है तो वहां भेज सकते हैं, UK एम्बेसी है तो वहां भेज सकते हैं, दुबई एम्बेसी है तो सऊदी एम्बेसी वहां रेस्पेक्टिव भेज सकते हैं। और जो भी एम्बेसी होती है उनके पास में पूरा डाटा होता है उनकी कंट्री के जो सिटीजन है वो कब कहाँ कैसे रह रहे हैं। दिस इज 1% वो वहाँ का सिटीजनशिप उसने होल्ड कर लिया, इंडियन पासपोर्ट उसका अब नहीं है, वो उस कंट्री का सिटीजन बन गया, उसके पास में वहाँ का पासपोर्ट है, और इंडियन एम्बेसी के पास अगर उसके नया एड्रेस वगैरह वेयर अबाउट्स इतने नहीं भी होते हैं तो भी वो लोकल अथॉरिटी जो उनका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है जो कि सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड का इंटरव्यू लेता है, ठीक है, तो जो उस कंट्री का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है उसके पास तो जरूर पूरा डाटा होता है कि ये कहाँ रह रहा है, किसको हमने ग्रीन कार्ड दिया है, किसको सिटीजनशिप दी है, राइट। सो उनके थ्रू कोऑर्डिनेट करके फिर उनके एड्रेस पे वो सर्विस कंप्लीट कराते हैं। दिस इज वन। सेकंड थिंग ये कहा गया हमारे CPC में भी प्रोसीजर है कि ये तो हो गया जो NRIs बाहर रह रहे हैं, मान लीजिए कोई हैदराबाद में लड़की तलाक के लिए डालती है, उसका शौहर रह रहा है मुंबई रह रहा है, अच्छा, या कह लीजिए दिल्ली रह रहा है, अब ये नोटिस पे नोटिस जा रहे हैं वो नहीं रिसीव कर रहा, वहां उसने नए से पुराना एड्रेस भी बदल लिया है, किसी नए जगह चला गया, अब इनको दिल्ली का या मुंबई का उनका नया एड्रेस नहीं पता है, तो उसमें होम मिनिस्ट्री तो नहीं सर्व करेगी जाके, क्योंकि ये NRI के लिए प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए जो एब्रॉड रह रहे हैं, फॉरेन रह रहे हैं, स्पेसिफिक वर्ड यूज हुआ है, बट विद इन द कंट्री में भी लोग इधर उधर बदल लेते हैं और औरतों को नहीं पता होता कि सर्विस कैसे कंप्लीट करें, या मर्दों पर भी वही सेम चीज लागू होती है। सो उसके लिए जो है CPC में प्रोविजन है, क्लियर कट कह रखा है कि आप सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कर सकती की एप्लीकेशन दे सकती हैं। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ये होती है क्योंकि डिवोर्स प्रोसीडिंग सिविल नेचर की होती है, ठीक है, सो उसमें सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की एप्लीकेशन आप डालेंगे, उसमें ये कहा जाता है कि मेरे शौहर का परमानेंट एड्रेस ये है, जो भी आपके पास में रहा हो जाओ परमानेंट एड्रेस उस, या फिर मान लीजिए दिल्ली का एड्रेस आपको नहीं पता बट फॉर्मली ये पता है कि ये दिल्ली में रहता है, ठीक है, सो उस एरिया का आप परमिशन कोर्ट से ले लेंगे और वहाँ का जो भी लोकल न्यूज़पेपर है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो पॉपुलर न्यूज़पेपर है, उसमें जो है आप इस केस की डिटेल्स के साथ में एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट निकलवाएंगे, इस बात की परमिशन आपको कोर्ट देती है कि कौन से न्यूज़पेपर में, सपोज टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या
दैनिक जागरण या लोकल में आप कह जो भी लीजिए, है, जो भी, हाँ, जो भी न्यूज़पेपर ज़्यादा पॉपुलर है और जो जिस लैंग्वेज में वो पढ़ सके, समझ अच्छा, सके, है ना। कल को ये ना कह दें कि भाई मुझको तो तेलुगु नहीं आती थी या जी, जी। पंजाबी नहीं आती थी, उसमें इन्होंने छपा दिया, जी वो हाँ। नहीं माना जाएगा। जो लैंग्वेज उनको आती है इजी गोइंग में आप छपा देंगे, और उस न्यूज़पेपर की कॉपी जो है उसमें डेट भी लिखी जाती है कि इस डेट को नेक्स्ट डेट पे लग रहा है, और इस कोर्ट में पूरा केस का डिटेल लिखा जी जाता है हाँ। कि इस कोर्ट में आपके विरुद्ध ये मुकदमा पेंडिंग है, आप कृपया इस डेट पे नेक्स्ट डेट पे अपीयर हो। और उस न्यूज़पेपर की कॉपी लाके जो है कि आपने अपना काम पूरा किया, एडवर्टाइज करा दिया और कोर्ट में जमा कर देंगे। जी, जी। फिर भी अगर नेक्स्ट डे पे वो हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट एक्स पार्टी चलेगी, एक तरफा फैसला पास कर देती है। अच्छा, बहरहाल जी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे प्रोग्राम का वक्त का सवाल है, ये वक्त ख़त्म हो जा रहा है, इख्तिताम की तरफ हम रवाना दवा हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हम अपने अगले प्रोग्राम में NRI जो दूल्हे हैं, जो धोखेबाज दूल्हे हैं, और आप देखेंगे कि बच्चियों को किस तरह वो धोखा देते हैं शादी करने के बाद, और वो वहाँ पहुँचती हैं तो बच्चियों के साथ नौकरानियों जैसा सलूक किया जाता है और बहुत गैर इंसानी सलूक किया जाता है। तो उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है हिंदुस्तान में, उस बारे में हम मोहतरमा फ़िज़ानी हुसैन से बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और आपको ये भी बताएंगे चलते कि चलते 2 मिनट लेंगे बस, जी, जरा बोलिए, सा इनको बोलिए। कहेंगे। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नया जजमेंट ला दिया है जिसमें आर्टिकल 142 में अगर जैसे आप नीचे फैमिली कोर्ट में नहीं दायर कर रहे हैं तो सीधे आर्टिकल 142 में आप पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन अच्छा, डाल अच्छा। सकते जी, हैं, जी। और सुप्रीम कोर्ट आपको डायरेक्ट डिवोर्स ग्रांट कर देगा। इसका ग्राउंड केवल एक ही है, ये है कि पार्टीज दोनों 10-10 साल से जैसे अलग रह रही हैं, मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है, और दूसरी बात यह है कि मैरिज रिपेयर नहीं हो सकती है, बिल्कुल अब दोबारा। कोई चांसेस नहीं है सेटलमेंट जी, के। जी, जी। तो सुप्रीम कोर्ट आपको डायरेक्ट डिग्री ग्रांट कर देती है। ये एक स्पीडी डिवोर्स है, जी म्यूचुअल हाँ। डिवोर्स तो है ही स्पीडी, बट ये एक स्पीडी डिवोर्स है, जी, तो जी। आप वहां भी अप्रोच कर सकते हैं। ये रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया आर्टिकल 142 पे। जी, और जी। मर्दों के लिए कहेंगे कि चूंकि मुस्लिम मैरिज एक्ट में वुमेन का वर्ड यूज करा गया है, सो वो फैमिली कोर्ट एक्ट के जो सेक्शन 7 है उसमें डिवोर्स पिटीशन डाल सकते हैं तो फैमिली कोर्ट्स बहरहाल में। आपने देखा कि किस तरह उन्होंने आपको तफसीलात बताई हैं, लेकिन जहाँ तक NRI दूल्हों का सवाल है, जो धोखाबाज दूल्हे होते हैं, शादियाँ तो कर लेते हैं लेकिन जब जाते हैं तो फिर यहाँ ना सिर्फ अपने शादीशुदा ज़िंदगी के जो फ़राइज़ है वो अंजाम देने से कासिर रहते हैं, बल्कि आप अंदाज़ा कीजिए कि बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। तो उन दुल्हों के लिए, उन दूल्हे वालों के लिए क्या सज़ा हो सकती है, उन्हें किस तरह हिंदुस्तान लाया जा सकता है, उस बारे में हम मोहतरमा फ़िज़ानी हुसैन से बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इसके अलावा जैसा कि उन्होंने कहा कि विद इन द कंट्री अगर कोई धोखा देता है और दूसरी रियासतों में बच जाता है, आपकी नोटिस नहीं लेता है, तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या उन्हें मजबूर किया जा सकता है किस बात के लिए, वो भी हम मोहतरमा फ़िज़ानी हुसैन से बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और ये एपिसोड देखना ना भूलिए, क्योंकि तलाक का जो मसला है, हालांकि हमने आपको पहले ही बता दिया है अहादीस मुबारका से कि ये बहुत ही नापसंदीदा अमल है, उसके बावजूद भी अगर कोई तलाक देता है तो हो सकता है उसकी मजबूरी हो, लेकिन बहुत आखिरी सूरत में इस अमल को करने की हिदायत दी गई है, और वो भी नापसंदीदा। तो बहरहाल इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।